तो आज हम भारत के हजारों साल पुराने बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हमारे पास जो स्रोत हैं जी वो हड़प्पा सभ्यता से लेकर आप देखिए आज के भारत तक की कहानी का एक सार देते हैं। जी चलिए इस लंबे सफर के कुछ अहम पड़ावों को समझते हैं। क्या खास बातें हैं उनमें? बिल्कुल। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कैनवस है। भारत का इतिहास मतलब निरंतरता भी है और बहुत सारे बदलाव भी हैं। इन स्रोतों के जरिए हम कोशिश करेंगे कि उन मुख्य धाराओं और घटनाओं को पकड़ सकें जो भारत की पहचान बनाती हैं। हाँ, तो शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से करते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी शहरी बसावटों में से एक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहर, जी उनकी प्लानिंग, सड़कें और खासकर वो पानी निकासी का सिस्टम कमाल का था। बिल्कुल। स्रोत में एक बात दिलचस्प है कि इतने बड़े संगठित समाज में किसी एक राजा के मतलब साफ सबूत नहीं मिलते, पर एक व्यवस्था जरूर दिखती है। हाँ, ये एक पहेली जैसा है थोड़ा। इसके बाद फिर वैदिक काल आता है, जब ऋग्वेद जैसे ग्रंथ लिखे गए और समाज धीरे धीरे 4 वर्णों में बटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा। यहीं से वो धार्मिक और दार्शनिक सोच की नींव पड़ी, जो आगे उपनिषदों वगैरह में और विकसित हुई। फिर महाजनपद आए, मतलब बड़े बड़े राज्य जैसे मगध, और इसी दौर में गौतम बुद्ध और महावीर जैन भी हुए, जी जिन्होंने नैतिकता, अहिंसा पर बहुत जोर दिया। इसका असर तो बहुत गहरा रहा भारतीय सोच पर। बिल्कुल। और इसके बाद मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, पर सम्राट अशोक सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। हाँ, कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन। हाँ, उस युद्ध की हिंसा देखकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर धम्म का प्रचार किया, एक तरह की नैतिक संहिता। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं फैला, बाहर भी गया। जी हाँ, काफी दूर तक। मौर्यों के बाद फिर गुप्त साम्राज्य का दौर आया। इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, विज्ञान, साहित्य। हाँ, स्रोत में आर्यभट्ट जैसे विद्वानों का जिक्र है। गणित, खगोल विज्ञान में उनका योगदान जबरदस्त था। पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाना वगैरह। जी। और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी इसी दौर में पनपे, ज्ञान के बड़े केंद्र थे। अच्छा, इस दौर से आगे बढ़े तो मध्यकालीन भारत आता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। हाँ, कई वंश आए उसमें: गुलाम, खिलजी, तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का नाम काफी आता है। उनकी नीतियां। बिल्कुल, प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए उन्होंने। और इसी समय भारत में इस्लामी आर्किटेक्चर का असर भी दिखने लगा। हाँ, वो तो है। और फिर आए मुगल। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीती और साम्राज्य की नींव रखी। स्रोत में अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का जिक्र है, जो बहुत महत्वपूर्ण थी। शाहजहां का ताजमहल तो खैर सभी जानते हैं। और औरंगजेब के समय साम्राज्य फैला तो बहुत, पर कुछ नीतियां कठोर भी थी। हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि इसी दौर में विरोध की आवाजें भी उठी। बिल्कुल। स्रोत में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे नायकों का जिक्र है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता और धर्म के लिए संघर्ष किया। ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ एक तरफा नहीं था। सही कहा, टकराव भी था और साथ रहने की कोशिशें भी। इसी माहौल में फिर यूरोपीय कंपनी आई, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे, खासकर 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। उन्होंने कुछ चीजें शुरू की, जैसे रेलवे, डाक व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा भी लाए, लेकिन उनकी टैक्स नीतियां बहुत शोषण वाली थीं। जी, और उसी का नतीजा था 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कितने ही नाम है। इस क्रांति ने ब्रिटिश राज को हिला दिया था। इसके बाद 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने भी काम किया। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने एक नई चेतना जगाई। फिर 1885 में कांग्रेस बनी। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक मंच दिया। और फिर महात्मा गांधी आए। उनका तरीका बिल्कुल अलग था: सत्याग्रह, अहिंसा। दांडी यात्रा 1930 में, नमक कानून के खिलाफ। जी, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब बहुत निर्णायक साबित हुए। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद की कहानी भी उतार चढ़ाव भरी रही है। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। 1950 में भारत गणतंत्र बना, अपना संविधान लागू हुआ। हाँ, स्रोत में उसके बाद के युद्धों का जिक्र है, 1975 की इमरजेंसी का भी, और फिर 1991 का आर्थिक उदारीकरण, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को काफी बदल दिया। हाँ, बाजार खुले, निजीकरण हुआ। और हाल की डिजिटल इंडिया जैसी पहलों का भी जिक्र है। तो स्वतंत्र भारत ने चुनौतियां भी देखीं
और प्रगति भी की है। तो इन स्रोतों को देखते हुए एक बात तो साफ है, भारत का इतिहास सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है। यह निरंतरता, बदलाव, बाहरी चीजों को अपने में समेट लेने की गजब की क्षमता और जबरदस्त विविधता की कहानी है। हाँ, स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है, अनेकता में एकता, अलग अलग विचारों, धर्मों के प्रति सहिष्णुता, ज्ञान की पुरानी परंपरा और समय समय पर जो वीरता दिखाई गई, ये सब भारत की पहचान का हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। भारत ने हमेशा बाहरी प्रभावों को अपनाया है, उन्हें अपने रंग में ढाला है। इस लंबे इतिहास को देखते हुए भविष्य में भारत की कहानी में अगला बड़ा परिवर्तन, या जिसे कहें कि आत्मसात करने की प्रक्रिया, वो कैसी दिख सकती है? ये वाकई सोचने वाला सवाल है।